का निर्माण करके दिया, इस देश में सत्ता स्थापित करने का काम किया, इस भारत देश की तीसरी पार्टी बनाने का काम किया। आज क्या वो सिद्धांतों पर स्थापित है? तब तक सिद्धांतों पर स्थापित नहीं है। तो यानी कि साहब काशीराम साहब के जाने के बाद राजनीतिक तौर पर हमारी राजनीतिक पार्टी विलुप्त हो गई। सदस्य इधर उधर घूम रहे हैं, वो हाल में उपस्थित हो गए, क्योंकि जिनको हम सुनने के लिए इतनी देरों से इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे बीच में हम लोगों को एक नई विचारधारा, एक नया स्रोत, प्रेरणा स्रोत देने के लिए आने वाले हैं मंच पर। तो मैं अपने बड़े भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय सिंह रतन जी को आमंत्रित करूंगा। हमसे तो जगह बना हो खंडों का वास्ता हो जाएगा, हमसे तो उन जगह पना हो जाएगा। हम जानते हैं उन्होंने अपना जिस ओर मैं निकलेंगे उस ओर रास्ता होगा। महाराजा सुहेलदेव की धरती को नमन। सब साथियों ने मान सम्मान किया, एक अच्छे आया नहीं करते का मान सम्मान पकड़ी तलवार ये सब दिया आप लोगों का आभार। हमारी उस टीम का जिला कमेटी का जिन्होंने सब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, पूरे रास्ते में लोग मेहनत करते रहे, लगातार मैनेज करते रहे, भीड़ को, कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों का आभार। साथ में बाहर बैठे प्रशासन का भी आभार कि उन्होंने यहाँ पर पूरा बीमार की टीम को सहयोग दिया। बच्चों की ड्यूटी से भी आज आभार करता हूँ। लेकिन सब जानते हैं बीमार के लोग कर रहे हैं, बीमार की लीड रात को कर रही है। मैं यहाँ ना तो आपकी ताले सुनने आया हूँ, ना आपकी आवाज़ सुनने आया हूँ। मैं तो सिर्फ आपको आपकी सच्चाई का दर्शन कराने आया हूँ कि आपकी देश के अंदर क्या औकात, क्या हैसियत, क्या वैल्यू है। औकात सब बहुत बुरा सा लगता है, पूर्वांचल है, हैसियत भी सब बुरा सा लगता है। पूर्वांचल है, पूर्वांचल की भाषा बहुत मीठी है, और हम जहाँ रहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मातृभाषा की भाषा है। लेकिन उसी भाषा में समझाने आया हूँ कि हम लोगों की पूरे देश में औकात क्या थी, क्या है, और हम अगर कोशिश कर ले तो क्या हो सकती है, यह आप सब लोगों को बताना है बस। अब वो किसी की मर्जी है, कोई समझे समझ ले, नहीं समझे तो ना समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ साहब काशीराम साहब के कार्य को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य को मैं समझ चुका हूँ, और लगातार प्रयासरत हूँ इस कार्य को चलाने के लिए। बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं उन सबको एक बार में नमन, तथागत बुद्ध से लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सबको एक बार में नमन। और नमन विशेष स्पेशल और सलूट उस महामानव को जिसने भारत के दलितों और छूतों को ये बताया कि राजनीतिक सत्ता का सुख क्या होता है, राजनीतिक लालसा क्या होती है। माननीय साहब काशीराम साहब को क्रांतिकारी नमन। आज क्योंकि बहराइच की सरजमी से काशीराम साहब की संकल्प यात्रा है ना, काशीराम संकल्प यात्रा स्टार्ट हुई, वो हमें समझना पड़ेगा कि संकल्प था क्या काशीराम साहब के। क्यों काशीराम साहब ने ग्रेड 1 के अफसर की नौकरी छोड़ करके पुणे से, महाराष्ट्र से यहाँ आकर के एक व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी लड़ाई लड़ी। ये युवाओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सिर्फ सड़क पर चिल्लाने से, नारे लगाने से, विदेशी माला मुझे पहनाने से परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी की वजह नहीं होगा।
मैं माला को एक चीज मनी मानता हूँ, इसकी जगह आप किताबें देते 5-7 बजे बढ़ जाती ज्यादा अच्छा रहता। तो आगे से कोशिश कीजिए, घी मार्केट में कोई व्यक्ति आता है तो कुछ ऐसा करें, पैसों का सही यूज करें मालाओं की जगह, और कुछ ये लेकर के आए सामान। भाई 10 लाएंगे, 10 लोगों गले में रहेगा और ना जाने कब तक चलेगा। माला तो आई नदी खत्म हो गई। ठीक, जब हमारे पार्टी के साथ यहाँ है तो माला आप यूज करें। भाई दूसरे का राजनीतिक माला का उपयोग करते हैं कि भाई मेरे गले में माला मत डालो। तो आज ये समझने का विषय है कि साहब काशीराम साहब जो है क्या चाहते थे, किस संकल्प को लेकर आगे चलना। काशीराम साहब सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, वो चाहते थे कि आपकी सामाजिक उन्नति हो। क्योंकि राजनीतिक सत्ता की बात की जाए तो आज भी विधानसभा और संसदों में हमारे अपने नेता बैठे हैं जिनको अपने समाज को करना है, जो शायद बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लेते हैं, तथागत बुद्ध, गुरु रविदास, महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक, जो सबका नाम लेते हैं, वो बैठे हुए हैं। लेकिन वो कहाँ बैठे हुए हैं, सवाल ये। एक गंदी कहावत है, मैं पहले बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा सा गंदा बोलते हैं, भाषा बहुत ही गंदी है, मंच के माध्यम से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कल भाई दूसरे के घर व्यक्ति क्या होता है ये बता दीजिए। हुक्मरान हो सकता है क्या? वो दूसरे के घर में है ना। कभी आपके हमारे अधिकारों की बात कर सकते हैं, कभी मजबूर लोगों के अधिकारों की बात कर सकते हैं, कभी शोषित वर्ग को शासन बनाने की बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कभी आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति की बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, इस देश के अंदर जब जब बहुजनों ने सत्ता स्थापित की है, देश समृद्धि की ओर गया है और न्याय की ओर गया। समृद्धि जानते हैं, उन्नति की ओर गया, लोगों ने समानता महसूस की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और राजा नहीं होंगे यहाँ के, राजा प्रसन्न जी बहुत क्रूर वाले से बना रहे था ज्यादा जो बुद्ध का जो इतिहास पढ़ रहा हूँ तो प्रसन्न जी में आया नहीं। तथागत बुद्ध से मिलने के बाद वो इतने करुणा और मैत्री हो गए थे कि सबको समान अधिकार को देना चाहते। तथागत की बात हम बहुत राजा थे ना, उनके जैसे राजा हम पढ़ते हैं तो पता लगता है अंत समय में राज ऐसा था कि किसी महिला को सड़क पे निकलने के बाद ये एहसास नहीं होता था, डर नहीं लगता, कोई असमानता नहीं, सब समान। तो साहब भी ऐसा ही आता है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपको घर बैठ कर मिल जाएगा, या कोई आकर खाली बस जाकर, जैसे आपने क्यों पकड़ी दी है, खाली बस जाकर देगा, ये पकड़िए राज और अपना राज स्थापित कर दिखाई, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, अपने बच्चों के पेट काट करके मूवमेंट में उस पैसे को लगाना पड़ेगा। एक समय के भोजन की जगह मूवमेंट को आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब शायद जाकर कहीं वो काम हो सकता है। मान्यवर काशीराम साहब के विषय में साहब बता रहे थे, मान्यवर काशीराम साहब ने 1978 में ये महासभा की स्थापना की, उसके बाद डीएसओ की स्थापना की, उसके बाद एक राजनीतिक दल बसपा की स्थापना। उससे पहले मैं आपको महाराष्ट्र लेकर चलता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। जब तक बाबा साहब जिंदा रहे तो वो पार्टी भी जिंदा रही, सिद्धांतिक तौर पर। सिद्धांत समझिएगा क्या है, गौर से जो लोग सुना है, सिद्धांतिक तौर पर वो पार्टी जिंदा रही, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर चले गए तो सिद्धांतिक तौर पर उस पार्टी को विलुप्त होना पड़ा, खत्म होना पड़ा। तो जिस सिद्धांत पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाई थी, आज उस सिद्धांत पर नहीं चल रही। वही कंडीशन आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब लोगों के सामने खड़ी है कि जिस सिद्धांत को साक्षी मानकर मान्यवर साहब काशीराम साहब ने हमें बहुजन पार्टी का निर्माण करके दिया, इस देश में सत्ता स्थापित करने का काम किया, इस भारत देश की तीसरी पार्टी बनाने का काम किया, आज क्या वो सिद्धांतों पर स्थापित है? तब तक सिद्धांतों पर स्थापित नहीं है। तो यानी कि साहब काशीराम साहब के जाने के बाद राजनीतिक तौर पर हमारी राजनीतिक पार्टी विलुप्त हो गई। एक उदाहरण मैं और दूंगा, जब जब बहुजनों ने सत्ता स्थापित की है, तब तब न्याय और मैत्री स्थापित हुई है दोस्तों, तब तक सही शासन हुआ है,
लेकिन जब तक इसमें मनुस्मृति के मानने वाले लोगों की एंट्री हुई है, तब तक बहुजनों की सत्ता जो है वो अन्याय की ओर इसमें कोई डाउट नहीं है। सन 2007 में जिस समय गवर्नमेंट बनी, पूरे देश में हल्ला पड़ गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय संगत है और अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती किसी से रुपया रिश्वत लेने। लेकिन 12 के बाद हम जितना डाउन होने शुरू हुए, लगातार डाउन होने शुरू हुए। अभी क्योंकि इस देश में धार्मिक आजादी है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। कोई हिंदू को माने, कोई मुस्लिम को माने, कोई सिख को माने, कोई ईसाई को माने, कोई बौद्ध पारसी किसी को भी माने, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है। लेकिन अगर मैं सिद्धांतों की बात करूं, ये बिना रत्न से सिद्धांतों की बात करे तो तथागत बुद्ध को मानता है, तो सतगुरु रविदास को मानता है, जो गुरु नानक कबीर को मानता है, जो डॉक्टर बाबा साहब फुले साहब परिहार साहब को मानता है। अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो कहीं ना कहीं हाथी के मरने के बाद ही गणेश बन सकता है, बिना हाथी की हत्या के गणेश नहीं बन सकता। अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो मैं उस समाज को छोड़कर, जिस समाज के लिए मेरी लड़ाई शुरू है, जिस समाज के लिए हजारों महापुरुषों की लड़ाई खत्म हुई है, ये कई हजार साल हमने कुर्बान किए हैं। अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो उन महिलाओं का क्या जो आज भी शोषण के नाम पर दबी कुचली हुई है, पूरे देश में आज की महिलाओं की स्थिति जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। अगर मैं सिद्धांत की बात करूं, जिस रास्ते से मैं चलकर आया हूं, उस रास्ते में आपके आज भी झुग्गी झोंपड़ियां पड़ी हुई है। इतना पानी मैंने देखा, मैं बता रहा था हिमांशु को और मेरे साथ आए हैं दिल्ली से, मैं बता रहा हूं तुमको, हमें भैया तक ऐसी झोंपड़ी पर रहे हो, पूछा कि भैया मैं कमा रहा हूं, मैं रहा हूं ऐसी झोंपड़ी में। और बरसात के समय में इस झोंपड़ी में मैं जिसमें मैं रहा हूं, वहां छत से पानी टपकता था और हम कटोरी कहीं गिलास कहीं वो भगवान रखा करते थे, जिससे पानी भगवान में रखता है आराम। उनको देखकर दुख हुआ। तो वो असली सिद्धांत है। अगर हम सिद्धांत को भटक करके किसी और दिशा में चला जाऊं, या भाई चंद्र अगर जो सिद्धांत से भटक करके किसी और दिशा में चला जाए, तो क्या हम अपने महापुरुषों का सपना पूरा कर पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर मानवता बची है? सबसे पहले हमें मानवता इस देश में स्थापित करनी है। वो वर्ग जिस वर्ग के पास आदमी अच्छा खाने पीने के लिए नहीं है, वो वर्ग जो शिक्षा लेकर अभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ा है, वो वर्ग जो सिर्फ सुबह से शाम तक अपने पेट भरने के लिए भी रोटी नहीं कमा पाता, उस वर्ग की जिम्मेदारी आप पर हम पर है। जो लोग आज समाज का बोल उठाए कंधों पे चल रहे हैं, या जो लोग ये कहते हैं, अभी जरा कमलेश आचार्य जी तो बहुत बड़े बड़े बात की जाती है, भाई हमारे मुख्यमंत्री प्रभारी, अभी हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजा समाज पार्टी को कमेटी से बात की पूरा बताया, अभी नरेंद्र जी को रसगुल्ले का कौन आया सेरा ये कहा जा रहा था। तो यानी कि मुझे भी ये जानकारी मिल चुकी है कि वो जो समाज जो शोषित वंचित रहा, जो छूत रहा, वो कहीं ना कहीं मेरी तरफ निगाह उठाकर देख रहा है। वो मुझे कह रहा है, बार बार कह रहा है कि अब ये जिम्मेदारी कभी साहब काशीराम साहब ने निभाई, कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने निभाई, कभी फुले साहब परिहार साहब ने निभाई, कभी बुद्ध ने निभाई। ये जिम्मेदारी अब तुम लोगों के कंधों पर आनी पड़ी है, जिन लोगों को आज समाज के लोग सम्मान देते हैं। ये मूवमेंट तुम लोगों को कंधों पर आना पड़ा, तैयार करो लोगों को और आगे की ओर बढ़ाओ। वो ही बीमारी ने पूरे देश में काम किया। छोटा भाई हिमांशु बैठा हुआ दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष है, पूछिए इस समय मूवमेंट में आया, मूवमेंट की जानकारी नहीं थी, उस समाज से आता है जिस समाज के एक व्यक्ति ने माननीय कांशीराम साहब को इस मूवमेंट में आने के लिए मजबूर कर दिया, माननीय दीनानाथ वाल्मीकि साहब ने। उस समाज से आता है, उस समाज से आता है कि यार यदि 50 से ज्यादा हत्याएं गटर में घुसने से हो जाती हैं, ऐसे में कितने जातियां, कितने समाज सब काशीराम साहब की विचारधारा पर चल करके हम लोग एकजुट करने का प्रयास करें, जिससे कि कल आने वाले समय में वो लोग जिन लोगों में क्षमता है, जो लोग वाकई ये समझते हैं कि नहीं मुझे सारा जीवन अपना मूवमेंट के लिए अर्पण करना है, जो लोग ये समझते हैं नहीं हमें आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना है, जो लोग ये समझते हैं नहीं हमें अपने पूर्वजों का इतिहास देख करके उस इतिहास को बदलना है, वो लोग आए और
और इस मूवमेंट में मजबूती साथ करने से करना मेरा लक्ष्य है। लेकिन शर्त एक होगी, हम लोगों के साथ वही व्यक्ति लगे जिसका जमीन जिंदा हो, जिसका जमीन मर गया हो वो अपने घर रहे, क्योंकि पूरा देश भीम आर्मी को जानता है। जब किसी बेटी के साथ गलत होता है ना, तो ना तो तन से अभ्यास होता है, ना उसकी टीम का भी व्यक्ति होता है, बिल्कुल नहीं होता। जब गलत होगा तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, बिल्कुल शेर की तरह चीखते हैं और सामने वाले के औकात नहीं उस चीख का जवाब दें। तो जिसका जमीन जिंदा हो, समाज में जिसका जमीन जिंदा हो, तो ये कहता हो कि भारत का पूरे विश्व में वो नोट नहीं बना, वो सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं बने, जो मूवमेंट के नाम पर हमें खरीद सके, वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। और तो ये कहता हो भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो सिर्फ एक काम करे, अपने घर जाए और खूब मेहनत करे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर के खड़ा करे। सिर्फ बोलना काम। भीम आर्मी कोई पूंजीपति लोगों का संगठन नहीं है। वो ये सोचता हो कि शर्ट तो उसने पहन रखी है, जो मैंने पहन रखी है, कमरे से इसने पहन रखी है, मैं लिख कर लेता हूँ, किसी न किसी व्यक्ति ने दी होगी, लिख लिया होगा किस कपड़े इनके पास काम नहीं है। तो ये संगठन उन्हीं लोगों का है, शोषित पीड़ितों का है, जिनके पूर्वजों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आज उन्हीं के वंशजों ने इस मूवमेंट को आगे किया हुआ है। हम वही लोग हैं जो गांव से बाहर रहा करते थे, हम वही लोग हैं जिनके छूने पर पाबंदी थी, हम वही लोग हैं कि जब चलते थे तो पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी। लेकिन हमारे जब बड़े नहीं हारे तो हमारा भी मतलब नहीं बैठता नहीं, उस हम न्याय की बात करते हैं। हम किसी के विरोध की बात नहीं करते, हम सिर्फ अपने अधिकार चाहते हैं, दूसरे के अधिकार छीनना नहीं चाहते। और ये तय है कि जिस शासन सत्ता की बात लगातार मान्यवर साहब काशीराम साहब करते थे, आज इस मंच पर भी बड़े पैमाने पर उसकी बात हुई है। जिस दिन वो शासन सत्ता स्थापित होगी ना, जो लोग हमारा विरोध करते हैं, हम उनको भी अधिकार संविधान के तहत देने का ये भी हमें अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें समझना होगा कि भूखे पेट चल करके भी इस देश में सत्ता को कायम किया जा सकता है। ये साहब काशीराम साहब ने हमें सिखाया। जिन लोगों से लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैचारों की लड़ाई है। जिन लोगों से हमारी वैचारिक लड़ाई है, वो धन से बहुत संपन्न है, वो ताकत से बहुत संपन्न है। इस देश की सारी व्यवस्था उनकी इर्द-गिर्द घूमती है, सारी व्यवस्था इर्द-गिर्द है, लेकिन फिर भी हमें अपनी लड़ाई को मजबूत कर देना। इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब समझिए क्या है कि जिसके बाद जितने ज्यादा सीट होंगे वो इस देश का राजा होगा। और मुझे ये लगता क्या मुझे ये पूरा विश्वास है कि भीम आर्मी से ज्यादा सीट इस देश में किसी संस्था के पास है नहीं। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरा जो समाज, जो बिखरा हुआ समाज है, जिसे हम SC/ST माइनॉरिटी कहते हैं, ये जब तक जुड़ना शुरू होगा तो देश की सत्ता एक घंटे में खींच करके बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के पैरों में, तथागत बुद्ध के मूवमेंट के पैरों में डाल देंगे। और इनको मानने वाला कोई व्यक्ति वहां पर नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सोचना यह है कि उस रास्ते पर हम जाएंगे ना, तो पैसे जो बड़े बड़े बैनर लगाए जा सके, बड़े बड़े चैनल खरीदे जा सके, जहां पर बताया जा सके भाई ऐसा हो रहा है, और ना ही उनके पास आप सब लोग पहले, अगर आप लोग सिर्फ दिन का 1 घंटा अम्बेडकर की मूवमेंट को देना शुरू कर दे, फोन पर भी, या दोस्त रिश्तेदारी को फोन पर समझाना शुरू कर दे और बताए कि अब हमें मजदूरी चाहिए। पिछले 5-6 साल से लगातार भीम आर्मी समाज के लिए लड़ रही है। ऐसा कोई मामला नहीं जहाँ भीम आर्मी जाती हो, यहाँ के भी 9 मामले उन्होंने मुझे बताए, बड़े बड़े मामले बताए, जिसमें प्रशासन ने भी पूरी ताकत लगाई, अभी प्रशासन ताकत लगा रहा है, लेकिन भीम आर्मी फिर भी मामलों के लिए 9 मामलों के लिए लगातार लड़ रही है। बड़े मामले हैं पिछले 2 महीने, अगर सारे मामले ले जाए तो कई सारे मामले हो चुके होंगे। भीम आर्मी लड़ रही है, लगातार लड़ रही है न्याय के लिए, और कह रही है कि हम लड़ेंगे। तो अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मजदूरी चाहिए, समाज के लोग बिल्कुल मजदूरी चाहिए। वो मजदूरी होगी आपका वोट, आपका सपोर्ट, वो भीम आर्मी कार्यकर्ता के लोगों को चाहिए, बिल्कुल चाहिए।
और आपका ही नहीं, परिवार के लोगों का, जात दोस्तों का, रिश्तेदारों का। और अगर जरूरत पड़ेगी तो रोटी भी चाहिए आपसे। मुझ जैसा जब कार्यकर्ता आएगा तो रोटी कहाँ से खाएगा? मेरे साथ 10 लोग आएंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? वो भी आप लोगों को चाहिए। तो व्यवस्था कीजिए, ये मजबूरी है, ये हम कार्यकर्ताओं की मजबूरी है, जिससे हम इस देश की शासन सत्ता को स्थापित कर सकते हैं, जिससे हम हो रहे अन्याय अत्याचार को रोक सकते हैं, जिससे हम इस देश को, भारत देश को, जो हम लोगों का देश है, इसकी पहाड़ खोद करके, जंगल जमीन काट करके हमने यहाँ पर बिल्डिंग बनाई है, इस देश को तभी बचा सकते। आज देश बिकने की कगार पर है। अभी जो पत्रकार महोदय आएंगे, मैंने उनको भी कहा कि जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस समय यहाँ देश में व्यवस्था थी, अलग अलग राजा थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई, उसने धीरे 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 देश को खरीदना शुरू किया और अपना यहाँ पर राज स्थापित कर दिया। वही कंडीशन सेम आज यहाँ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय लगातार धीरे धीरे देश को बेच रहे हैं। रेलवे में दिया, शिक्षा का बाजारीकरण पहले से हो चुका है। जितनी छोटी छोटी कंपनियां थी वो धीरे 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 बेची जा रही हैं। अब सिर्फ बेचने के नाम पर कुछ बचा है तो बताइए क्या बचा है? हमारी सुरक्षा एजेंसियां बेचने के नाम पर बची है। यानी कि देश को व्यापारीकरण के, क्योंकि गुजरात से आते हैं, उनकी गलती नहीं है बेचारों की, गुजरात से आते हैं और गुजरात में ज्यादातर व्यापारी है, उनकी गलती नहीं है। तो उन्होंने देश को व्यापार के हिसाब से ही चलाने का प्रयास किया, बेच दिया है। तो लोग इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, उन लोगों की समझ में आ रहा है कि देश धीरे 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 खोखला। हमने पहले भी देश के लिए शांति की, बिल्कुल दिया साधते। ये तो भी काकोरी क्षेत्र में पढ़ने नहीं पड़ता है ना, तो काकोरी कांड हुआ था मेरे के टाइम पर, उसकी जब बहुजनों से पूछा तो इसका इतिहास क्या है, उसमें शहीद होने वाले शुरुआत के बहुत सारे लोग, तो देश की शक्ति के लिए हमने जान दी है। अब देश को बचाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इस देश की व्यवस्था को बदलना। अब मैं आ जाऊं अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ताओं में मुझे पता लगा कि एक अहम की घमंड की भावना आ गई है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट है, ये तथागत बुद्ध फूले रैदास का मूवमेंट है, ये गुरु नानक कबीर का मूवमेंट है। इस मूवमेंट में अगर आपके अंदर अहम आ गया है, घमंड आ गया है, तो मुझे लगता है कि आपकी उन्नति में सबसे बड़ा बाधक कोई शब्द है तो घमंड आपकी उन्नति में सबसे बड़ा बाधक है। अगर आपके अंदर घमंड पैदा हो जाता है तो मैं नहीं मानता बहुजन समाज के नेता बने, बिल्कुल नहीं। तो आप जाए मनवादी व्यवस्था में लिप्त हो जाए, वहीं के नेता बिल्कुल सब प्रकट हो जाता है। क्योंकि बीमारी की ये फैक्ट्री है लगातार सामाजिक और राजनीतिक नेता पैदा करने की और आर्थिक लीडर बनाने की। बीमारी वो घटती, जिस व्यक्ति को कोई व्यक्ति ये कहता हो कि भैया मैं नॉलेज रखता हूं, मैं नेतृत्व कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो बीमारी में आए, आकर के सीखे और इस विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, क्या यहाँ के सीएम पीएम की कुर्सी तक पे काबिज होने का उसमें माना है, तो आए बीमारी में उसको आगे बढ़ाने का काम। बाबा साहब के 2 नारों पर हम काम कर रहे हैं। भीम आर्मी ने बाबा साहब के पहले नारे पर काम किया, शिक्षित होना। 500 पाठशालाएं खोलती 1 साल के अंदर में, सहारनपुर में, हरिद्वार में, हरियाणा का एक क्षेत्र पड़ता है। इन क्षेत्रों में 4-5 जिलों में 500 पाठशालाएं खोल दी और उन पाठशालाओं में पढ़ाई के साथ साथ भारत के इतिहास में जो छुपा हुआ राज है, जो बहुजन समाज के इतिहासकारों ने ढूंढ कर निकाला, उनको पढ़ने लगा। दूसरी ओर हमने संगठित होने पर ध्यान दिया। अब हमारा पूरा टारगेट क्या है कि हम किसी भी तरीके से पूरे देश के वंचित शोषित लोग एक जगह संगठित होकर इकट्ठा होता है। उसका फायदा देखिए क्या होता है। इसका फायदा ये होता है, जब उत्तर प्रदेश के बहन में कोई घटना घटित होती है तो दिल्ली के हिमांशु को 10 मिनट में सूचना लग जाती है। दिल्ली से हिमांशु कहता है भैया ऐसा हो गया है, अब आंदोलन होगा, बिल्कुल आंदोलन होगा। वो आंदोलन बहराइच से चलकर महाराष्ट्र पहुंच जाता है, एक दिन के अंदर वो आंदोलन बहराइच से चलकर केरल कर्नाटक पहुंच जाता है।
ये बीमारी ने दिया। पूरे देश के बहुजन आंदोलन को एक जगह इकट्ठा कर खड़ा कर दिया और ये बता दिया कि अब अगर कहीं भी संविधान विरोधी गतिविधि किसी भी व्यक्ति के साथ होगी, वो भीम आर्मी के पास न्याय ले जाएगा, तो भीम आर्मी पूरी ताकत से उसके साथ खड़ी होगी और बताएगी, इतिहास हो रहा है कि भारत देश आंदोलन का देश है, आंदोलन से हमने देश जीत लिया, आंदोलन से दुश्मनवादी लोगों को भी बाहर यहाँ निकाल। ये अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम ये सब काम करें कैसे। बहुत सारे लोग कहेंगे, कमलेश जी कहते हैं, भैया हमारे साथ की समस्याएं हैं, आर्थिक कमजोरी है। आप मुझसे ज्यादा आर्थिक कमजोर नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। मेरे पास जो घर है वो मेरे पिताजी ने बना कर दिया है, जो यूपी पुलिस में सिपाही थे। मेरे आदमी खाने का खर्चा मेरे पिताजी की पेंशन से चलता है। मैं बाहर रहता हूँ, कोई नहीं आए तो किराया अपने शताब्दी आप देंगे, रोटी देंगे, सुलाएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन मेरा खुद का घर का खाने का खर्चा, मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का, वो आज भी मेरे पिताजी की पेंशन से चलता है। या मेरे दादाजी ने थोड़ी जमीन दी थी, जिससे अनाज पैदा करता। यही सेम कंडीशन भाई शेखर आजाद की है। उनके पिताजी टीचर थे, अब तो नहीं है दुनिया में, वो चले गए हैं प्रधानमंत्री में, वो टीचर थे। आज भी वो जब घर आते हैं तो उनके घर के खाने का जो खर्चा है वो उनके पिताजी की पेंशन से चलता है। तो मैं चीख कर कहता हूँ सब, तो कुछ लोग कह भी देते हैं, कभी कभी दिल्ली को लोग कहते हैं भैया आप ऐसा कैसे बोल देते हो। मैं साफ कहता हूँ, मुझे मेरे समाज में सच बोलने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि समाज में उसे मेरी सच्चाई का पता होना चाहिए कि बिना रतन की इतनी हैसियत है। तो हम सबके परिवारों की स्थिति क्या है, कमजोर है, लेकिन बस मैंने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मैं मूवमेंट को छोड़ूंगा नहीं, मूवमेंट को लगातार चलाऊंगा। किसी भी सूरत में जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मैं मूवमेंट मजबूती से नहीं चला पा रहा, तो मैं अपनी जगह किसी हिमांशु भाई जैसे मजबूत व्यक्ति को, कमलेश आजाद जैसे मजबूत व्यक्ति को, या हमारे जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं, इनमें से किसी मजबूत व्यक्ति को निकालकर अपनी जगह बैठा दूंगा। आज से राज्य अध्यक्ष हो तुम इस कार्य को बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं मिल रहा भरोसा नहीं दिला सकता, बिल्कुल नहीं दिला सकता, क्योंकि अभी षड्यंत्र शुरू होने वाला है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो चुनाव तो हर 5 साल में आता है, 5 साल में 3 बार 4 बार रहता है भाई। एक बार तो आता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानी का, बीडीसी का और उसका जिला पंचायत का, और भी वैसे प्राइवेट चुनाव बहुत सारे होते हैं। तो 5 साल में 5 बार चुनाव आ रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक षड्यंत्र शुरू होगा क्या। कभी तो जाति के नाम पर कहा जाएगा भाई वो तो फलाना तो जाति का, तुम काहे को सामने लग रहे हो। कभी क्षेत्र के नाम से, कभी एक आएगा यार तुम भोजपुरी बोल देते हो, वो खड़ी हिंदी बोलते हैं, तुम कैसल के साथ लग रहे हो। नहीं तो पता नहीं किन किन चीजों से भ्रम फैलाया जाएगा, समझ रहे। बस उस भ्रम से दूर रहिएगा, उस भ्रम से दूर रहिएगा। दूसरा, कोई भी नेता घबराए तो हाथ जोड़कर तिरस्कार मत कीजिएगा, बेइज्जती मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा विद्या को मैंने नहीं सिखाता। बस उनसे ये पूछो, किसी भी पार्टी किसी समाज के ना हो कि साहब जब बलात्कार होते हैं तो आप लोग सड़कों पर लड़ने क्यों नहीं आते। ये जो देश आंदोलनों का देश है, आप उस देश की पूरी व्यवस्था भंग क्यों कर रहे हैं। जब आपकी की सरकार गलत कर रही है, आप उसकी ज्यादा क्यों नहीं होते। सिर्फ इतना हाथ जोड़ करके सवाल पूछ लीजिएगा, अगर वो आपको जवाब दे दें तो मैं भी आपसे वो करूंगा निवेदन कि आप जो है उनके साथ लगे, उनके साथ खड़े, उनकी मदद करें, उनको वोट दें, बिल्कुल। लेकिन अगर जवाब ना दे पाए तो फिर ये जो लॉबी यहाँ बैठी है, बहुत सारे लोग ये जो मेरे सामने नीला कपड़ा डाले बैठे हैं, अगर वो लोग जवाब ना दे पाए तो फिर इनसे पूछिएगा कि तुम समाज के लिए क्या कर रहे हो। और फिर ये पर्चा जो 9 लिस्ट का आया है मेरे पास, कि भैया 9 बड़ी घटनाएं घटी, इस पर्चे पर गौर फरमाइएगा। इस पर लिखा हुआ है, एक मर्डर हुआ था, 2.5 महीने बाद पोस्टमार्टम कराया था, 1 महीने बाद पोस्टमार्टम कराया, बीमारी 45 दिन पोस्टमार्टम कराया। तो पूछिएगा बीमारी कुछ कर नहीं कर रही है, अभी कुछ की विवेचना चल रही है, ये कई सारे मामले हैं, कुछ को अनुदान दिलवाया गया। ये सब काम करने से घर बैठे नहीं होता। जानते नेता नहीं, यहाँ के लोकल क्षेत्र के नेता भी जानते होंगे कि अगर सरकारी आपदा
देवी आपदा आ जाती है तो उनके लिए कुछ व्यवस्था है, वो भी जानते हो। जो झोंकी झोपड़ी के लोग जो पड़े हैं, हमारे जो लोग पड़े हैं, इनके लिए खाने और रहने की व्यवस्था करो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। राजनीति खत्म हो जाती है ना, अगली बार कहीं राजनीति। और हमारे पास करने के लिए क्या है, कोई जो काम है, शिक्षा ग्रहण करना, पॉलिटिकल मूवमेंट चलाना, तीसरा तो काम नहीं है ना। शिक्षा ग्रहण करेंगे तो नौकरी लग जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मजदूरी किया, मजदूरी का काम नहीं करते। तो हमारे मजबूत कीजिए, जो मेरे बुजुर्ग हैं, परिवार का एक बच्चा पॉलिटिकल मूवमेंट को दीजिए, जो मेरे युवा साथी हैं वो लगातार लोगों को जोड़िए, बताइए हम ये कर रहे हैं। और एक चीज और, जो काम सत्ता में रहते हुए यहाँ की राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाती, वो बिना सत्ता में रहते हुए आप लोग करते हैं। ये सोचिए कि बिना सत्ता में रहते हुए आप इतने काम कर देते हैं, जिस दिन आपकी सत्ता स्थापित हो जाएगी उस दिन आप कितने समाजी कामों को अंजाम दे पाएंगे। क्या किसी को जमीन छीन पाएगा, किसी के ऊपर कोई न्याय कर पाएगा, कोई बलात्कार कर पाएगा, कोई जाति के नाम पर हत्या कर पाएगा, कोई धर्म के आधार पर नहीं करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा। तो दिमाग चलाइए, अपने अंदर सत्ता का लालच वालिए, शासन का लालच वालिए, सियासत अपने दिमाग में बिठाइए कि सियासत होती क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए और सीखिए कि अब ये समाज लेने वाला समाज नहीं, देने वाला बनेगा। और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, कल हम उनको छाती पर हाथ मार कर कहेंगे कि भैया आप बताइए हम आपके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, हम क्या। दूसरा एक चीज और बात होकर सुन लीजिए, भारत देश में जितनी महिलाएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी को सम्मान दिया, सभी को सम्मान दिया। रात को 2 बजे भी कोई महिला फोन कर देना और ये कहे भैया मेरे सामने ये परेशानी है, वो किस समाज, किस धर्म, किस जाति, किस बिरादरी की है, इस चीज को छोड़ करके भीम आर्मी के कार्यकर्ता को रात को 2 बजे उठकर चलाना मजा। तो समझ लीजिए, समाजी समझता बढ़ाइए, आपसी जो द्वेष भावना वो खत्म कीजिए, बहुजन महापुरुषों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और ये काशीराम संकल्प यात्रा यहाँ से आज शुरू हुई है, इसको जन चेतना बन करके गांव गांव लेकर के जाइए। आप खुद चलिए, 2 लोग चलिए, शाम को तय कर लीजिए कि इस हफ्ते हमें 10 गांव में जाना है, काशीराम साहब के विचारों को बताना है, काशीराम साहब क्या चाहते थे जिसमें ये बताना है, ये स्टार्ट कीजिए। चंद्रलाइन से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते अपने ठोकरों में डाल, ये लाइन में हमसे जो बोल रहा हूँ बहुत मजबूत लाइन है, और जब जब मैंने बोलता हूँ तो मैं बहुत मजबूत हूँ। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में डाल रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी मार देते हैं।